दिलावर ने इंजन बंद किया। अचानक खामोशी ने आयशा की बेचैनी को और बढ़ा दिया। वो उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा बेरहम था। उसने हवेली की तरफ इशारा किया। उतर जाओ आयशा, उसने हुक्म दिया। उसकी आवाज़ में एक ऐसी खुरदार हट थी जिसे आयशा समझ नहीं पा रही थी। वीरान हवेली उसके सामने एक भयानक साया बन के खड़ी थी, जैसे उसकी दीवारें किसी गुमशुद की कहानी को सुनाना चाह रही हूँ। आयशा की आंखें फैल गईं। उसने सीट का किनारा मजबूती से पकड़ लिया और सर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं, मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं। ये आप मुझे कहाँ ले आए हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। खौफ पर मुकाबले का एक अजीब इम्तिजाज, जबकि उसके जहन में वो मनाजिर घूम रहे थे जिन्होंने उसे डरा दिया था, और वो नाजुक रिश्ता जो उन दोनों के दरमियान था। दिलावर का जबड़ा सख्त हो गया। उसकी नज़र तंग हुई जब वो करीब झुका। उसकी उंगली की अंगूठी चांद की रोशनी में चमक उठी। तुम चुप रहो और उतरो, उसने तेज़ लहजे में कहा, मगर उसकी आंखों में एक झिझक थी, जिसे आयशा की मज़ाहमत ने उसके अंदर कुछ हिला कर रख दिया हो। आयशा ने खुद को कार के दरवाजे से चिपका लिया। उसकी आवाज़ घबराहट से बुलंद हुई। मैंने कहा था ना, मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था आप यहाँ पर। सच, मेरा यकीन करें, प्लीज़ मुझे जाने दें। भैया, मैं इंतज़ार कर रही होंगी। उसकी इल्तिजा बेसाख्ता थी। उसकी बादामी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं, जबकि उसका राज और घर वालों की फिक्र उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहे थे। जाती जब दिलावर बाहर निकलता है और हवेली के खनखनाते दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसकी कलाई पकड़ता है। उसकी गिरफ्त सख्त मगर एहतियात से भरी हुई है और उसे हवेली की तरफ खींचता है। अंधेरा उन्हें निगल लेता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, हवा में नमी और ताफुल भरा हुआ है। टपकते पानी की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। वो उसे एक छोटे से खिड़की कमरे में नहीं है, जिसकी दीवारें वक्त के साथ जर्द हो चुकी हैं। वो उसे अंदर धकेल देता है। दरवाज़ा भारी आवाज़ से बंद करता है। ये तुम्हारे लिए बेहतर है, वो बड़बड़ाता है। उसकी आवाज़ सख्त हो जाती है जब वो मुड़ता है। आयशा दरवाजे पर दस्तक देती है। उसकी आवाज़ घबराहट से बुलंद होती है। मुझे छोड़ दो, कोई सुन रहा है, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। उसकी फरियादें खाली राहदारियों में पूछती हैं, लेकिन दिलावर के कदम दूर होते चले जाते हैं। उसे घुटन ज़दा अंधेरे में छोड़कर उसके रुखसारों पर आंसू बह रहे हैं। जब वो फर्श पर बैठ जाती है, उसका राज और कैद उसकी रूह पर बोझ बन चुके हैं। हवेली की खामोशी उसका मजाक उड़ा रही है। वो खानजादा मेंशन पहुंच जाता है, जहाँ लाइटों की चमक और ख़ानदान की बातों की गूंज उसका इस्तकबाल करती है। ये मंजर इस तारीकी से यकसर मुख्तलिफ है जो वो पीछे छोड़ आया है। घर में उसकी कज़न की शादी की तैयारियों का हंगामा बरपा है, जो अब सिर्फ 2 दिन दूर है। हवा में गंधक के फूलों की खुशबू और शादियों की तैयारियों की आवाज़ें गूंज रही हैं। थका हुआ वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिरता है। दिन के वाक़यात उसकी नींद में गड़मड़ हो जाते हैं। आयशा का चेहरा उसके ख्वाबों के किनारों पर मंडलाता रहता है। मेंशन के पर्दे से छनती हुई धूप दिलावर को एक नए हंगामे में जगा देती है। घर जिंदगी से भरपूर है। नौकर मिठाइयों के ट्रे लिए दौड़ रहे हैं, दर्जी शेरवानियों को दुरुस्त कर रहे हैं, और उसकी माँ निकाह की तैयारी के लिए हुक्म झाड़ कर रही है। वो तैयारों में शामिल हो जाता है। उसकी मुस्कुराहट वापस आ जाती है जब वो अपनी बहन के जेवरात में मदद करता है। वो मासूम बेटा एक बार फिर अपनी जगह पर आ जाता है। लेकिन इस तमाम हलचल के दरमियान आयशा की गैर मौजूदगी उसके जहन से ओझल हो जाती है। उसकी कैद शादी की मसरूफियात के नीचे दब कर रह जाती है। दिन ढल कर शाम में बदल जाता है। मेंशन रोशनियों और कैकों से जगमगा उठता है। रात गहरी होती है तो ख़ानदान के अरकान सोने चले जाते हैं। उन्हें इस ड्रामे का अंदाज़ा तक नहीं जो कुछ मील दूर पर खेला जा रहा है। हवेली के अंदर आयशा अब भी कैद है। उसकी चीखें थक कर खामोश हो चुकी हैं। कमरे का अंधेरा उस पर बोझ बनकर छा गया है। ठंडा फर्श उसका वाहिद साथी है, जबकि भूख और खौफ उसके वजूद को काट रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानती कि बाहर रात का एक नया मोड़ आ चुका है। एक खातून सादा शाल ओढ़े हवेली के करीब आती है। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी के आसार हैं। यह आयशा की माँ है।
جو اپنی بیٹی کے واپس نہ آنے پر گھبراہٹ سے بے چین ہو چکی ہے، وہ حویلی کے پرانے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی ہے، عائشہ میری بیٹی کہاں ہے؟ صبح افسردگی ساتھ طلوع ہوتی ہے۔ ایک معمولی سی گھر کے اندر عائشہ کی ماں ایک نفیس خاتون جس کی آنکھیں تھکی ہوئی ہیں، کندھوں پر شال لپٹی ہے، بے چینی سے چکر کاٹ رہی ہے۔ اس کا دل گھبراہٹ سے دھڑک رہا ہے۔ رات اس کے لیے ایک عذاب تھی۔ گھر تو گاؤں کی خاک چھانتے گزاری۔ عائشہ کا نام پکار کر گلا بیٹھ گیا ہے۔ کھیتوں اور گلیوں میں پیدل چل چل کر جوتیاں گھس گئی ہیں اور صبح کے پہلے مرغ کی بانگ کے ساتھ خالی ہاتھ گھر لوٹی ہے۔ تھکی ہوئی مگر ہار نہ ماننے والی، وہ ہر کونے میں گھسی، پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹائے، اندھیرے آنگنوں سے جھانکے اور بازار کے دکانداروں سے پوچھتی رہی، کسی نے عائشہ کو دیکھا؟ وہ گڑبڑا کر پوچھتی ہے۔ ہر جواب سے خالی سوال اس کی آواز کو اور کھوکھلا کرتا گیا۔ گاؤں والے سر ہلاتے، ہمدردی کے ساتھ تجسس بھری نظروں سے دیکھتے، جب وہ رات بھر اپنے قدموں کے نشان واپس چلتی رہی۔ حویلی کا خوفناک خیال اس کے ذہن میں ایک دھندلی سی یاد بن کر رہ گیا۔ دوپہر تک عائشہ کا غائب ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ جب ماں آرام کرنے بیٹھی تو اس نے گاؤں کی باتیں سنی۔ کنویں پر گاؤں کی عورتیں جمع، برگد کے نیچے حقہ پینے والے مرد، سب اس کی المیے پر تبصرہ کر رہے تھے۔ سنا ہے عائشہ بھاگ گئی؟ ایک عورت نے چپکے سے کہا۔ اس کے لہجے میں گپ شپ تھی۔ ہاں، 2 دن سے گھر نہیں آئے، شاید کسی کے ساتھ بھاگ گئی، دوسری نے اضافہ کیا، ماں کے گھر کی طرف کھنکھنوں سے دیکھتے ہوئے۔ افواہیں ایک ظالمانہ کہانی میں بدل گئی۔ اس کی ماں اتنی پریشان رہتی تھی، بوجھ اٹھا کر تھک گئی ہوگی، اسی لیے تو رات کو بھاگ گئی۔ ان الفاظ کا بوجھ اس کے روح پر پڑا۔ اس کی تنہائی اور گہری ہوتی گئی جب اس نے اپنی بیٹی کو بھگوڑا اور اپنی محبت کو بوجھ قرار دیتے سنا۔ اس کا دل دہکتا ہوا۔ افواہیں عائشہ کو خاندان کے ساتھ غداری کرنے والی، اپنے فرائض چھوڑ کر بھاگ جانے والی لڑکی کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ آدھی رات قریب آتے آتے ماں کے جذبات کے تحت وہ ایک بار پھر باہر نکلتی ہے۔ اس کی شال سردی سے بچنے کے لیے گرد لپیٹتی ہوئی ہے۔ اس کے قدم اسے دوبارہ مینشن کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں شادی کی تیاریوں کی روشنیاں اب بھی جگمگا رہی ہیں۔ تھک کر چور وہ دروازے کے قریب گر پڑتی ہے۔ اس کی سسکیاں رات کی خاموشی میں دب جاتی ہیں۔ دلاور بوڑھی عورت کو دیکھ کر دروازے کے قریب دیکھتا ہے اور رکتا ہے، قریب کھڑے ایک چپراسی کی طرف مڑتا ہے۔ یہ کون ہے؟ رات کے وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ پوچھتا ہے کہ اب چڑچڑاہٹ صاف جھلک رہی ہے۔ چپراسی بے چینی سے ہلتا ہے، آواز نیچے کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ عائشہ کی ماں ہے صاحب۔ عائشہ 2 دن سے لاپتہ ہے، اس کی ماں ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کوئی اسے لے بھاگا ہے۔ دلاور کی سانس اٹک جاتی ہے۔ چپراسی کی آواز اس پر کچنی بن کر گرتی ہے۔ اچانک وہ تیزی سے مڑتا ہے۔ چپراسی کو ایک تیز نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسے اندر لے جاؤ، کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ اس کے قدم مینشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر قدم پر وہ زمین سے کچلنے کو لگا رہا ہے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک جاتا ہے۔ عائشہ کی ماں کی پریشان صورت اس پر اثر کر جاتی ہے۔